Hello, my dear students. I hope all of you are keeping well and all of you are doing very well in your studies. आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आज का हमारा विषय है हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जामिनेशन। जब एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव टाइप का हो तो हमारे सामने एक समस्या ये आती है कि आंसर कैसे लिखे जाएं। इसी पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारी ये चर्चा आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स रखने जा रहा हूं। आप जब भी किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दें और वो एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप है तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मूल बातें जिन पर हमारा फोकस होना चाहिए सब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन में अपने आंसर्स लिखते समय, इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके परीक्षा का एग्जामिनेशन का टाइम टेबल क्या है, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है, आपका एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री का टाइम क्या है, आपका एग्जामिनेशन ओवर होने का टाइम क्या है और आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने में कितना समय लग सकता है। साधारणतया, वेरी ऑफन, जनरली इन नॉर्मल सिचुएशन। इन बातों का ध्यान रखकर जिस दिन भी आपकी परीक्षा शुरू हो रही है, मान लिया कि कल आपकी परीक्षा है, तो आज शाम को अपना एडमिट कार्ड अगर है तो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सहेज कर रख लें। अपने राइटिंग मटेरियल्स को, स्टेशनरी को सहेज कर रख लें जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी और जो चीज़ें आपके लिए अलाउड हैं एग्जामिनेशन हॉल में। इस बात पर जोर दे रहा हूं कि जो चीज़ें आपके लिए अलाउड है एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन हॉल में, उनको आप अपने पास सुरक्षित रख लें अपने स्टडी टेबल पर। परीक्षा से एक दिन पहले, चाहे जिस भी विषय की परीक्षा हो, आपको बिल्कुल शांत मन से रहना है। अगले दिन जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं, लिखने के लिए जाते हैं, तो समय से 10 मिनट कम से कम पहले जरूर पहुंच जाइए। अपना जो निर्धारित सीट है वहां बैठ जाइए। अपने सीट की अच्छी तरह से जांच कर लीजिए कि वो ठीक ठाक है। आप फिर से एक बार देख लीजिए कि जो स्टेशनरी आइटम्स आपको लाने थे वो लाए हैं कि नहीं लाए हैं। अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। इसके बाद आपके रूम में जो भी निर्धारित इन्विजिलेटर होंगे वो आएंगे, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे। उन इंस्ट्रक्शंस को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। इधर उधर बैठे हुए स्टूडेंट से बात ना करके उनके इंस्ट्रक्शन की तरफ, इन्विजिलेटर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस की तरफ ध्यान देना है। ये बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले आंसर सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आंसर सीट आपको जैसे मिले, हर पेज की जांच कर लीजिए। नॉर्मली ऐसा स्टूडेंट्स करते नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये जरूर कर लेना चाहिए। कोई पेज फटा ना हो, कटा ना हो, मुड़ा हुआ ना हो या किसी और तरह से डैमेज ना हो, और अगर ऐसा है तो इन्विजिलेटर को जरूर बताइए सम्मान के साथ और रिक्वेस्ट कीजिए कि उसको बदल दे। वो बदल देते हैं। अब आंसर सीट के मेन पेज पर, कवर पेज पर आपको जो भी डिटेल्स भरने हैं कोशिश कीजिए कि वो करेक्ट भरे,
कटिंग ओवर राइटिंग बिल्कुल ना हो। कैपिटल लेटर में भरने की कोशिश कीजिए। अगर कह रहा है कहीं पे कि यहां कैपिटल लेटर्स में भरना है तो वहां तो भरिए ही, बल्कि अन्य स्थानों पर भी आप कैपिटल लेटर में ही इंफॉर्मेशन भरिए तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद जो पेजेस हैं, अगर उनमें मार्जिन दिया हुआ है पहले से तब तो कोई बात नहीं, और अगर मार्जिन नहीं है तो आप मार्जिन लाइन पेंसिल से और स्केल के हेल्प से जरूर खींच लीजिए। ये बहुत उपयोगी साबित होगा, आपकी आंसर शीट बहुत अच्छी दिखेगी लिखने के बाद भी। इतना करके आप रेडी हो जाइए। क्वेश्चन पेपर जैसे आपको मिलते हैं तो आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए, बल्कि हमारा तो कहना है कि क्वेश्चन पेपर के टॉप राइट हैंड साइड में स्पेस अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो भी अपना रोल नंबर जरूर लिख दीजिए। अब क्या है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना। अक्सर हम लोग करते क्या है कि क्वेश्चंस को फटाफट पढ़ लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन पेपर में दिए गए एक एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है। टोटल मार्क्स कितने हैं, कितना समय मिला है इसके लिए, टाइम अलॉटेड क्या है, और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है यह भी ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन एक्चुअली आपसे आंसर के रूप में क्या डिमांड कर रहा है। अगर कोई वर्ड लिमिट्स हैं तो उनको भी ध्यान से पढ़ लीजिए कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितने वर्ड लिमिट दिए गए हैं। एंड हेयर टू दैट, उससे लगे रहिए, उसको फॉलो कीजिए। क्वेश्चन पेपर को बारीकी से पढ़ने के बाद, समझने के बाद, जब इंस्ट्रक्शन मिलता है कि स्टार्ट योर राइटिंग और स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू कीजिए, तो आप आंसर लिखना शुरू कीजिए। यहां अगले पॉइंट के रूप में मैं आपको समझाना यह चाहूंगा कि आंसर सीरियल ऑर्डर में लिखना ज्यादा सही रहता है। सही तो आप किसी भी ऑर्डर में लिखिए है, बट ज्यादा सही कौन सा है, तो ज्यादा सही और सुविधाजनक यह है कि आप सीरियल ऑर्डर में लिखिए। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 लिखते हैं, यह गलत है। यू आर नॉट राइटिंग क्वेश्चन, यू आर राइटिंग आंसर। So always write answer number 1, answer number 2, answer number 3 and so on. ऐसे करने के बाद अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो मैं कहूंगा कि 1 मार्क के क्वेश्चन के आंसर लिखते समय आपको 2 आंसर के बीच में कोई गैप देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आंसर 3 मार्क का है तो कम से कम 2 लाइंस का गैप आप जरूर दीजिए 2 आंसर के बीच में, ठीक है। अगर 5 मार्क का है तो 3 लाइन का गैप जरूर दीजिए। ऐसा इसलिए कि बाय द वे अगर आपके दिमाग से कोई बात छूट गई है या कंक्लूजन लिखना आप भूल गए तो आप उसको आंसर्स जब आप रिवाइज करते हैं तो उस समय आप आराम से लिख सकते हैं। आपको अपनी हैंडराइटिंग के फॉन्ट में कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा और आप अच्छे से लिख पाएंगे। इतना तो हो ही जाएगा। तो 1 मार्क के आंसर में नो गैप, 3 मार्क के आंसर्स के बीच में 2 लाइंस का गैप और 5 मार्क के आंसर्स के बीच में 3 लाइंस का गैप। ये आपके आंसर्स को स्मूथ और इफेक्टिव बनाता है। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि ये जरूरी नहीं है कि सीरियल ऑर्डर में जाने से सभी आंसर आपको अच्छे से आते हो सकता है कि कोई आंसर आपको नहीं आता है और आता है तो उतने अच्छे से नहीं आता है। आप उसमें सेकंड अटेम्प्ट में जाना चाहते हैं तो अनुमान से 3 लाइन का या 2 लाइन का जो भी गैप है वो गैप आपने छोड़ा। उसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर के लिए जो रिक्वायर्ड
वर्ड लिमिट के अनुसार जितना स्पेस चाहिए, 10 लाइन चाहिए, 12 लाइन चाहिए, तो उतना गैप छोड़िए। फिर 2 लाइन या 3 लाइन जो भी रिक्वायर्ड है उतना गैप छोड़िए, 2 आंसर के बीच वाला गैप, और उसके बाद अगला आंसर आप लिखना शुरू कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि when you are writing answer to questions in serial order, it's possible you may not be knowing an answer to a question. Then you leave the required number of lines as gap and then attempt the next question, or you can say write the next answer. In this way, when you go to the last question and attempt that, or you can say right answer to that question, then automatically you will be coming for revision. When you are revising your answers, at that time you may write answer to the question which you have not attempted yet. थोड़ा सोचिए उसके बारे में कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, फिर सोचिए कि कौन से टॉपिक का है, और उसके बारे में आप अनुमान लगाइए और कुछ न कुछ सही डायरेक्शन आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आप नहीं लिखते उसका आंसर तो पूरे मार्क्स जाते, अगर कुछ लिखेंगे तो कुछ न कुछ तो उसमें मिलेगा ही, कुछ नुकसान तो है नहीं, तो लिखिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जब आप आंसर्स लिखते हैं तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए कि जो पूछा गया है वह ही लिखें, जितना पूछा गया है उतना ही लिखें, इधर उधर की बातें ना लिखें। जो लोग भी आपके आंसर शीट्स का इवैल्यूएशन करते हैं उनकी नजरों से लगभग हर तरह की बुक्स या हेल्प बुक्स गुजर चुकी होती है। ट्राई टू राइट आंसर्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल इन योर ओन वर्ड्स। ओरिजिनलिटी ऑलवेज पेज। ओरिजिनलिटी हमेशा अच्छी होती है, आगे के लिए भी, आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी, और हमेशा होती है। तो एक तो इसका ध्यान रखना है। अगले पॉइंट के रूप में मैं आप लोगों को यह समझाना चाहूंगा कि लिखते समय गलतियां हो सकती हैं, तो जब भी कटिंग करें तो एक स्ट्रेट लाइन में कटिंग करें। अगर कोई गलती होती है और उस गलती को काट करके यानी सुधार करके फिर से लिखने का इरादा है तो उसकी लीपापोती ना करें, एक स्ट्रेट लाइन खींचें। वह भी कटिंग ही है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि एक लाइन खींच देने से जो गलती हुई है उस पर यह रिफ्लेक्ट होगा कि आपने क्या लिखा था वो स्पष्ट दिख रहा है, और दोबारा आपने जो करेक्ट करके लिखा है वो भी दिख रहा है। तो इससे ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है कि आप अपनी गलतियों को छुपाना नहीं चाहते, आपने स्पष्ट कर दिया है कि हमने ये लिखा था, काटा और ये लिखा है। व्हाइटनर का यूज ना करें। कटिंग ओवर राइटिंग जैसे मैंने कहा ये गलत बात है, लेकिन ये टू अर्र इज ह्यूमन, गलती सबसे होती है। तो गलती को सुधारना ठीक है, गलती को छुपाना गलत है। इस दृष्टि से चले। लास्ट में जो ब्लैंक पेजेस बचते हैं उनको क्रॉस कट कर दें, यह जरूरी है। इससे इवैल्यूएटर्स को सुविधा होती है। ठीक है, एक बार फिर से अगर समय बच रहा है तो, हालांकि मैं कहूंगा कि आप इतने योजनाबद्ध तरीके से प्लान्ड वे में अपने आंसर्स लिखें, टाइम मैनेजमेंट अपना इतना फिट एंड फाइन रखें, प्रैक्टिस इतनी अच्छी रखें कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद 10 मिनट का समय बचे। इस 10 मिनट के समय में एक बार अपने क्वेश्चन पेपर और अपने आंसर शीट का मिलान कर लें कि कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर आपने लिखा है। आप अगर ये पाते हैं कि यू हैव रिटन ऑल द आंसर्स, देन इट्स वेरी फाइन। और अगर कहीं कुछ छूट गया है तो उसको देख लें। एक अंतिम बात, अक्सर स्टूडेंट्स मैप वगैरह जो है या ग्राफ पेपर वगैरह उनको सबसे लास्ट में अटैच करते हैं, ये गलत है। ये मैप का क्वेश्चन या ग्राफ का क्वेश्चन जिस पेज पर आता है उसके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली उसी पेज पर टाइप करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है,
और इनसे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर में है उनको फॉलो करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। ये उपयोगी रहता है, यूजफुल रहता है स्टूडेंट के लिए भी और जो इसको इवेलुएट करते हैं उनके लिए भी। मेरे ख्याल से ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इन बातों के अलावा एक बहुत जरूरी बात जो सभी स्टूडेंट्स को जाननी चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, वो ये है कि क्वेश्चन को पढ़ने का आर्ट सीखना चाहिए। वर्ड लिमिट अगर क्रॉस कर भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया ऐसा नहीं है। एक बात का ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, सेंटेंस कनेक्टर्स, हेल्पिंग वर्ब्स, इनको वर्ड के रूप में काउंट नहीं किया जाता है जब वर्ड लिमिट की बात आती है तब। वैसे भी कोई वर्ड काउंट करके आपके आंसर सीट का इवैल्यूएशन नहीं करता है, अनुमान से किया जाता है। मैंने पहले कहा ना आप लोगों को कि जो पूछा गया है और जितना पूछा गया है उतना ही आपको लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूछा कुछ भी गया है वो ना लिख के आप जितना जानते हैं वो सब लिख डालें, ये कोई मतलब नहीं हुआ। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो पूछा गया है, जितना पूछा गया है उतना ही लिखें, ठीक है। जो पूछा गया है वो लिखें, लेकिन आपको जितना आता है वो सब लिख दें, ऐसा नहीं है, यह गलत है। इसका सावधानी पूर्वक ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है और उस स्टेटमेंट को कहा जाता है इलाबोरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, उस पर अपना ओपिनियन देने के लिए। जैसे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी इज बेटर देन ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सब स्टेटमेंट हैं। पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ वॉज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी, एक स्टेटमेंट है, इसको आपको प्रूफ करना है। इसके आंसर को आप चाहें तो पॉइंट में भी लिखिए, चाहे तो एक पैराग्राफ में लिखिए, इससे कोई अंतर नहीं है। तथ्य यह है कि इस स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना है, ठीक है, और वर्ड लिमिट के दायरे में प्रूफ करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। सप्लीमेंट्री आंसर सीट लेते समय उसके रिकॉर्ड को आप अच्छे से मेंटेन करें, उस पर भी अपने पर्टिकुलर्स अच्छे से लिखें और जैसा मैंने पहले बताया है उन्हीं नियमों का पालन करते हुए लिखें और उनको अच्छे से टैग भी करें, सही ढंग से टैग करें, सही सीरियल नंबर पे टैग करें, ये भी जरूरी है। इसी क्रम में एक और जरूरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं और वो बात ये कि अपना आंसर सीट सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से फिर से जरूर चेक कर लें कि कुछ छूटा तो नहीं है, और अगर सब कुछ सही सही है तो इंतजार न करें, समय पे अपनी आंसर सीट सही तरीके से सबमिट कर दें। फिर आगे के सब्जेक्ट्स में भी इसी तरह से आप अपने आंसर्स लिखें और परिणाम जरूर अच्छे होंगे इसमें, ऐसा हमारा मानना है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो चर्चा की उसका लाभ आप लोगों को जरूर मिलना चाहिए, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, डू वेल, ट्राई योर बेस्ट।